हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ। शिया संगठनों ने आज कारगिल बंद का ऐलान किया है। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। जम्मू और कश्मीर के बडगाम में आईडीएफ द्वारा हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के खिलाफ एक विरोध मार्च आयोजित किया गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है, मगर उसके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हम किरार करेंगे। शिया संगठनों ने करगिल में बंद बुलाया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपना चुनाव प्रचार रद्द कर दिया। वो आज चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर नसरल्लाह को शहीद बताते हुए लिखा, लेबनान और गजा के शहीदों खासकर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता में अपना कल का अभियान रद्द कर रही हूँ। दुख और असाधारण प्रतिशोध की इस घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। उससे पहले जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों की से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पहली जो आतंकी मुठभेड़ हुई है वो कुलगाम में, वहीं दूसरी जम्मू के कठुआ में हुई है। सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों को कुलगाम के बाद कठुआ में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद आतंकवादियों की तलाश शुरू हो गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ में डीएसपी और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है, जबकि कुलगाम में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और 5 मैगजीन मिली है। मारे गए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। यहाँ दहशतगर्द तंजीम से जो है वो वाबस्ता थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। और इसके अलावा जो है ये यहाँ साउथ कश्मीर के यूथ में काफ़ी जो है वो मोटिवेट करने में जो है वो इनका रोल था कि उनको जो है अपनी तंजीम में शामिल करने के लिए जो है उसमें भी इनका जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण के मतदान पर निगाहें हैं और उसके लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बांदीपोरा की गुजेर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जसरोटा और रामनगर में चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जम्मू रीजन में 3 जनसभाएं करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1 अक्टूबर को जम्मू रीजन की 24 सीट और कश्मीर को 16 सीटों पर वोटिंग होगी। 40 सीटों पर कुल 415 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला जनता करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आ रही है यहाँ, ये बहुत स्पष्ट है। लोग थक चुके हैं। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के जो दिल के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी चर्चा हो नहीं रही है बीजेपी में। आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी। हर चुनाव में ऐसा ही दावा कांग्रेस के नेता करते हैं। हर बार उनको हार मिलती है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से यूएन में एक बार फिर से कश्मीर राग अलापने पर भारत ने जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया कि उसके कर्मों का क्या रहा है करतूत पूरा हिसाब, और पाकिस्तान को आतंकिस्तान वाली नीति पर जयशंकर ने एक्सपोज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने प्रहार किया कि आतंक का परिणाम विनाशकारी होता है और आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होती। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर सुनाई। Ills it sought to visit on others, consume its own society. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीओके को लेकर भी पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में चेताया। To be resolved between us is now
only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर प्रहार किया कि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। It can't blame the world. This is only karma. हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दे दिया कि सियासी उबाल आ गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम धर्मगुरु योगी के बयान पर आग बबूला हो गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की चुनावी रैली में दावा किया है कि अगर हिंदू बटे ना होते तो ना तो राम मंदिर टूटता और ना ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता। बटे नहीं होते ना तो राम मंदिर टूटता, ना जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता। ये लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। संविधान की इज्जत है, न देश की इज्जत है, सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते। तो ना ही संत की तरह उनकी भाषा दिखती है और ना ही मुख्यमंत्री होने के अपने संवैधानिक दायित्वों का वो निर्वहन करते हुए दिखते हैं। हालांकि साधु संतों ने सीएम योगी का बयान सही बताया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को उनका बयान रास नहीं आया। आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि हम बटे, इसी का परिणाम स्वरूप है कि हम गुलामी के जंजीर में इतने वर्षों तक थे। इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठकर अच्छी नहीं लगती। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। इसके साथ ही साथ इन तोहफों में पुणे की मेट्रो रेल भी शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लिहाजा उससे पहले राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से कई तोहफे मिल रहे हैं। पीएम मोदी आज राज्य को 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे, जिसके तहत वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संभाजीनगर में औद्योगिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। भीडेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले स्मारक का शिलान्यास करेंगे। पुणे के लिए आज का दिन खास होगा क्योंकि पीएम मोदी आज पुणे मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। पहले फेज के तहत 5.46 किलोमीटर के कॉरिडोर की शुरुआत होगी। जिला अदालत से स्वरगेट तक अंडरग्राउंड सेक्शन की शुरुआत होगी। पहले फेज पर कुल लागत खर्च 1,810 करोड़ रुपए आया है। पीएम आज पहले फेज के एक्सटेंशन का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 114वां एपिसोड होगा। 3 अक्टूबर 2014 से पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एनएससी और बीएसई ने कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए लगने वाले ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। एनएससी में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 2.97 रुपए लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी। सरकार ने शनिवार को नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया। इसके साथ ही इस पर $490 प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया है और इसे निर्यात शुल्क से भी छूट दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुकेश अंबानी की रिलायंस को चैनल्स के ट्रांसफर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। रिलायंस को ये मंजूरी नॉन न्यूज और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल से संबंधित लाइसेंस के ट्रांसफर के लिए दी गई है। वाईकॉम 18 का स्टार इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। टाटा ग्रुप मोरक्को के कासाब्लांका शहर में डिफेंस सेक्टर की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। ये फैक्ट्री विदेश धरती पर पहली देसी डिफेंस फैक्ट्री होगी। शुरुआत में इस फैक्ट्री में रॉयल मोरक्कोन आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्पेशलाइज्ड व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में सबसे शानदार तेजी देखने को मिली है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1,173 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 3,692 रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूती आई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के नागलोई से, जहां पर कांस्टेबल की हत्या हुई है। रोड रेज में कार से कुचलकर कांस्टेबल की हत्या की गई। कांस्टेबल को 10 मीटर तक कार ने घसीट लिया। बिल्कुल, तो गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। हत्या का आरोपी फरार है और कार को कब्जे में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त ही। कांस्टेबल को 10 मीटर तक कार से घसीटा है। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद था और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। और वरुण इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। वरुण, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल जो ये गाड़ी है ये पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। 2 लोग इस गाड़ी में सवार थे
की पहचान पुलिस करने में जुटी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो। रात करीब 3 बजे के आसपास की घटना है। नांगलोई थाना इलाके में कांस्टेबल संदीप है, उन्होंने एक गाड़ी जो कि साइड में खड़ी थी उसको वहां से हटाने के लिए कहा। उसके बाद कुछ बहस हुई, कुछ विवाद हुआ और उसके बाद आरोपियों ने जो कांस्टेबल संदीप है उसको गाड़ी से कुचल दिया और काफी दूर तक घसीटते हुए भी चले गए और उसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत जब कॉल मिली तो चारों तरफ बैरिकेड्स वगैरह लगाए, तो गाड़ी तो बरामद हो गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया जिनकी तलाश की जा रही है। जी ठीक है वरुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा अवैध रूप से कब्जा की गई हमारी जमीन को छोड़े पाकिस्तान, आतंक को समर्थन देना बंद करे तभी हो सकती है बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान अपने कर्म का फल भुगत रहा है, उसकी सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएनएससी के विस्तार को बताया जरूरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी शहीद, 2 घायल, आतंकियों से मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद, पुलिस अर्धसैनिक और सेना के जवानों ने मार गिराए आतंकी। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 8 अक्टूबर को सभी चरणों की मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली दोपहर 12:45 पर बांदीपुर जिले की गुजेर विधानसभा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जसरोटा और रामनगर में कांग्रेस अध्यक्ष की जनसभा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की आज जम्मू रीजन में 3 जनसभाएं, उधमपुर वेस्ट, बानी और नगरोटा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा जम्मू कश्मीर में आ रही है कांग्रेस गठबंधन की सरकार, बीजेपी पर राज्य का दर्जा छीनने के साथ लोगों का हक छीनने का भी आरोप लगाया। जम्मू की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर बोला हमला, तीनों पार्टियों को बताया संविधान का दुश्मन, कहा पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा पीएम के पास क्या विजन है, पार्टी और परिवार पर आरोप सुन सुनकर जनता थक चुकी है। पीएम मोदी के दलाल धमाल वाले बयान पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, का पीएम की भाषा होती जा रही है खराब, नाकामी छिपाने के लिए मुझे बना रहे हैं निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर कहा जम्मू और हरियाणा की जनसभा में मैं उनको जवाब दूंगा। पीएम मोदी के प्रहार पर कांग्रेस का पलटवार, जम्मू के बिशनाह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुंदन ने कहा पीएम के तमाम दावे खोखले, इस बार 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। जनसभा में बोली प्रियंका, मोदी जी के भाषण में गंभीरता नहीं दिखी, एलजी के जरिए रिमोट वाला लूट का राज स्थापित किया, युवाओं को नहीं मिल रही नौकरी। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार, हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने किया प्रचार, बोले सरकार बनाने से बहुत पीछे है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्थिर और मजबूत सरकार के लिए वोट करें। और चलिए अब देख लेते हैं देश से जुड़ी अहम खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में आज 3 जनसभाएं, वजीरपुर, नांगल चौधरी और कुंजापुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और उदयभान समेत कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से बना 2 कमरों का मकान और जातिगत सर्वे का वादा किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कहा हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। हरियाणा में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बीजेपी नेता अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि झूठ की यूनिवर्सिटी बन चुकी है कांग्रेस, उनके नेताओं में सीएम बनने की होड़ लगी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा तंज, कहा हरियाणा में बीजेपी नेताओं की हो रही है सुताई, जनता बीजेपी वालों के पीछे डंडे लेकर पड़ी।
हरियाणा के रण में एक बार फिर कांग्रेस में कलह सामने आई है। मैनिफेस्टो जारी होने के दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। मेरठ पहुंचे आप नेता संजय सिंह पार्टी के अनशन में हुए शामिल, बीजेपी पर बोला हमला, कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी सरकार। हरियाणा के कलायत में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले अरविंद केजरीवाल, मुझे जेल से 3-4 महीने पहले छोड़ देते तो हरियाणा में सरकार हमारी बनती। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, पहले आते तो क्या पहाड़ तोड़ देते। केजरीवाल 7 में 0 मिला, अब जेल से बेल पर बाहर आए। फरीदाबाद में कांग्रेस पर सीएम योगी ने आरोप लगाया, कहा कांग्रेस की देन है देश की सभी समस्याएं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है समस्याओं का समाधान। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर है। देर रात 4 घंटे तक महायुति के नेताओं की बैठक हुई है। रात 11 बजे से 3 बजे तक इन नेताओं की बैठक हुई। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजित पवार सहित कई नेता मौजूद रहे। सीट शेयरिंग, उम्मीदवार सहित कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने उससे पहले की जो सियासी हलचल चल रही है, इसको लेकर महायुति की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें देर रात 4 घंटे तक महायुति के नेताओं की बैठक हुई है। बिल्कुल, और चलिए नम्रता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगी। नम्रता, लगातार मंथन हो रहा है सीटों को लेकर, क्या बात फाइनल हो गई है, क्या माना जाए? देखिए, महायुति की जो बैठक सीएम आवास पर कल चली थी वो सुबह 3 बजे तक चली है। ऐसे में इसको फुल एंड फाइनल वाली बैठक बताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद डेटा को देखते हुए महायुति ने जो है सुबह 3 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसे में माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो इसको लेकर एक ही हफ्ता बचा है। ऐसे देखते हुए महायुति की तरफ से बीती रात को और सुबह तक जो है ये पूरी बैठक की गई, और आज महायुति की जो तमाम नेता है, चाहे अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, तमाम जगहों पर दौरे के लिए निकल गए हैं। यानी कि फुल एंड फाइनल हो चुका है। अमित शाह के साथ एक और मुलाकात होगी, जिसके बाद ये जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। महायुति बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने लापरवाही की अंतिम समय तक नाम देने की उम्मीदवारों की, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, जिसके चलते उनको लोकसभा में नुकसान हुआ था। और ऐसे में अब उनकी तरफ से नाम जो है वो कुछ ही दिनों में जाहिर कर दिया जाएगा। इस मीटिंग के बाद इसको तय माना जा रहा है। तो जिसके चलते 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया गया और रात को वर्षा बंगलों पर से तमाम नेताओं की बैठक हुई है। जी चलिए, लंबी बातचीत के बाद अब जो बात है वो फाइनल हो गई है, जिस तरीके से नम्रता जानकारी दे रही थी। बहुत धन्यवाद नम्रता आपका तमाम जानकारी देने की। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड में बीजेपी आजसू में सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। आजसू को 11 सीट देने पर सहमति बन गई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और जल्द ही सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान हो जाएगा। देर रात अमित शाह के घर नेताओं की बैठक हुई है। तो चुनाव के मद्देनजर, चुनाव से पहले जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बीजेपी और आजसू के बीच फाइनल हो चुका है, और आजसू को 11 सीट देने पर सहमति बन चुकी है, और जल्द ही इसको लेकर औपचारिक ऐलान हो जाएगा। झारखंड की राजनीति से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और चलिए नीरज पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। नीरज, क्या माना जाए, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है क्या वो फाइनल हो गया है आजसू और बीजेपी के बीच में? बिल्कुल, कल देर रात की बैठक जो अमित शाह के आवास पर आजसू प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के साथ प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा उस बैठक में मौजूद रहे। निशिकांत दुबे भी बाद में गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। इस बैठक के दौरान जो बात फाइनल सामने निकल कर है उसमें ये हुआ कि 11 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी फिलहाल जेडीयू को 1 सीट देने की बात चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से देगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो जानकारी है ये है कि 13 सीट मांग रही थी आजसू, लेकिन बहुत मीटिंग के बाद 11 सीटों पर आजसू को चुनाव लड़ाने पर सहमति बन गई है। और अगले 2 से 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आजसू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको घोषित कर दिया जाएगा रांची में जाकर। लेकिन अब तक की जो जानकारी यही है कि आजसू 11 सीटों पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 13 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन 11 सीटों पर जो सहमति है वो बन गई है। और जिस तरीके से नीरज बता रहे थे कि कुछ दिनों बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें इन बातों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो सहमति बन गई है आजसू और बीजेपी के बीच में, 11 सीट देने पर सहमति बन गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। देर शाम
अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद जो ये सहमति है ये बन गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।